आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विषय क्लासेस में। तो आज के वीडियो में जो है हम आज फिर से हम 2023 के तो आज फिर हम इस वीडियो में 2023 एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर कीजिएगा और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। सबसे पहले खंड अ को यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो आपको ओएमआर शीट में भरना होता है। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है जो पर के अधीन है इसके लिए शब्द क्या है, यानी कि एक शब्द के लिए आपको बनाना है कि जो पर के अधीन है, एक के लिए शब्द क्या है। तो जो पर के अधीन है वो है पराधीन। क्या हो जाएगा? पराधीन। तो अगला प्रश्न बोला है कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखिए कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है खूब याद रखना। क्या रखना? खूब याद रखना। ठीक है, आपको एग्जाम में मुहावरे और एक शब्द के अनेक शब्द आपको क्या रखना है? याद रखना है। और पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखना है, साथ ही साथ आपको विलोम शब्द भी याद होना चाहिए। इन बातों को आपको समझ लेना है। ठीक है, इन पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा तथा विलोम शब्द, इन चारों का मिला करके कम से कम आपको 20 नंबर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है छक का उच्चारण। छक का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि छ जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो कौन सा जो है जीभ से कर रहे हैं, यानी जीभ से हो रहा है कि ओठ से हो रहा है उसका उच्चारण, ये हमको बताना है। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु से हो रहा है। किस हो रहा है? तालु से हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है महोजस्वी की संधि विच्छेद क्या है। महाजस्वी की संधि विच्छेद क्या है? देखिए महाजस्वी की संधि विच्छेद का महा प्लस ओजस्वी। क्या है? महा प्लस ओजस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। देहिक है, गुप्त है, गुणी है कि तत्व है। तो देखिए 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहित है। क्या है? देहित। देहिक क्या है हमारा? इनमें से शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न बोला है गिरोह शब्द कौन संज्ञा है। गिरोह शब्द जो है वो कौन संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। तो गिरोह शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न बोला है नारी शब्द है। तो नारी शब्द जो है वो क्या है? नारी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। कौन शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न बोला है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है। घर से लौटा हुआ लड़का कौन सा किस कारक का उदाहरण है? तो बी का आपादान कारक है। किसका है? आपादान कारक। अगला प्रश्न बोला है वे देखता है। वे देखता है किस काल का उदाहरण है। वे देखता है, इसमें काल पूछा है, किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। देख रहा है, देखता है का नहीं मतलब वर्तमान काल में है हूँ ये सब आते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है? वो देखता है यानी देख रहा है, वर्तमान में चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्तमान हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है विमुख शब्द में उपसर्ग कौन है। देखिए उपसर्ग, विमुख सर्ग में क्या है? उपसर्ग कौन है? उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है आपका आगे। क्या होता है? आगे वाला क्या होता है? उपसर्ग होता है। और प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला। क्या होता है? प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला। तो आपसे पूछा क्या है? उप यानी कि आगे वाला। तो विमुख शब्द में उपसर्ग कौन है? तो विमुख शब्द में वि क्या है? आपका उपसर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माता जो है किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न बोला है सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। यह आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी। तो देखिए सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी क्या थी? सुशील थी, बहुत ही क्या थी? सुशील थी। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला प्रश्न बोला यूनान व रोम के समपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या है कि बोला है क्वेश्चन यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, कौन है? तो वो है संस्कृत भाषा और साहित्य। अगला प्रश्न बोला है नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। ये भी मोस्ट प्रिय प्रश्न है एग्जाम में पूछने के लिए। देखिए नाखूनों का बढ़ना जो है वो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का क्या है? परिणाम है। अगला प्रश्न बोला है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं। जो हिंदी है तथा इनकी जो बोलियां हैं उसको किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो उनको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम में पूछने के लिए। तो क्या हो जाएंगे? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न बोला मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत की। किसकी है? अमरकांत की है। अगला प्रश्न बोला लेखक के पत्नी के रिश्तेदार
किस दिन आए थे? ये भी आपका मस्ट बी प्रश्न है एग्जाम में पूछने के लिए। तो जो लेखक के पत्नी के रिश्तेदार थे वो किस दिन आए थे? तो रविवार के दिन मिलने आए थे उनसे। अगला प्रश्न बोला है लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? जो लेखक रामविलास शर्मा थे वो कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री बने रहे? तो 1949 से 1953 ईस्वी तक। कब तक? 1949 से 1953 ईस्वी तक। ये भी आपका मस्ट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसके सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन से है। क्या, कहाँ से है? परंपरा के मूल्यांकन से। अगला प्रश्न बोला है नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? ये भी मोस्ट विवय प्रश्न है। जो नेपाल में बिरजू महाराज थे उनके रिश्तेदार का क्या नाम था? तो उनके रिश्तेदार का नाम था हरिलाल। क्या है? हरिहरलाल। हरिहरलाल। अगला प्रश्न बोला है ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ये भी आपका मोस्ट विवय प्रश्न है कि ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। अगला प्रश्न बोला है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? यह भी मोस्ट विवय प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न बोला है अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने क्या किया? तो अगले दिन सीता ने क्या किया? घर ही छोड़ दिया। ठीक है। अगला प्रश्न बोला पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? यह भी आपका मोस्ट विवय प्रश्न है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापाती बेहोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि उसे क्या था? बहुत ही तेज बुखार हो गया था। तेज बुखार होने के कारण पापाती बेहोश हो गई थी। अगला प्रश्न था मंगू कब से पागल है? तो मंगू जो है कब से पागल? ये भी मोस्ट विवय प्रश्न है कि मंगू जो है जन्म से ही क्या है? पागल है। अगला प्रश्न है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? पागलों के अस्पताल में क्वेश्चन पूछा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके उनको रखा जाता था। अगला प्रश्न बोला है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो डॉक्टर से। किसका? डॉक्टर से ऑर्डर प्राप्त किया। अगला प्रश्न बोला है लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई? यह भी आपका मोस्ट विवय प्रश्न है कि लक्ष्मी जो थी वो अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी? तो गुहाल में चली गई थी। कहाँ चली गई थी? गुहाल में चली गई थी। अगला प्रश्न है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह वाक्य जो है नारायण की पत्नी भौरी के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? ये भी आपका मोस्ट विवय प्रश्न है कि जो वली अमाल जो थे डॉक्टर थे उन्हें पापाती को लेकर मदुरई जाने को कहा था। तो कहाँ जाने को कहा था? तो 30 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी गाँव। कहाँ कहा था जाने के लिए? गाँव। अगला प्रश्न है सचिनानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है सचिनानंद। अगला नंबर प्रश्न है सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था? हीरानंद शास्त्री था। अगला प्रश्न बोला है धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी ये क्या है? मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। अगला प्रश्न बोला है चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है किसकी रचना थी? जो चक्रव्यूह है वो किनकी रचना है? चक्रव्यूह जो है कुंवर नारायण की रचना है। यह भी आपका मोस्ट विवय प्रश्न है एग्जाम में पूछने के लिए कि चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? कुंवर नारायण ने की थी। अगला प्रश्न है कवियत्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? यह भी मोस्ट विवय प्रश्न है कि कवियत्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो श्यामनंदन किशोर। क्या था? श्यामनंदन किशोर था। अगला प्रश्न बोला है घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गौ पर। कहाँ लटक जाता है? गौ पर। अगला प्रश्न बोला लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता जो है वो किनकी रचना है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जीवानंद दास का। किसका है? जीवानंद दास का। अगला प्रश्न बोला रेनर मारिया रिलेके की काव्य शैली है। यह भी मोस्ट विवय प्रश्न, इसको भी आपको याद रखना है कि रेलर मारिया रिलेके की काव्य शैली रेनर मारिया रिलेके की काव्य शैली क्या है? तो क्या है? गीतात्मक। क्या है? गीतात्मक है। अगला प्रश्न बोला है कवि रेनर मारिया रिलेके किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो 38 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी प्रभु के, किसके? प्रभु के। अगला प्रश्न बोला है मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? ये भी आपका मोस्ट प्रिवियस प्रश्न, इसको भी आपको याद रखना है। किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? धर्मवीर भारती द्वारा। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती द्वारा। अगला प्रश्न बोला है सदियों की ठंडी बूझी राख है सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र के जन्म। क्या है? जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न बोला है विलनव और आविनियो के बीच कौन नदी है? विलनव और आविनियो के बीच कौन सी नदी आती है? तो रोन नदी आती है। क्या आती है? रोन नदी आती है। अगला प्रश्न बोला है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? देखिए ये भी आपका मोस्ट प्रिवियस प्रश्न है, इसको भी आपको याद कर लेना है कि विनोद कुमार शुक्ल जैसे उनका जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। अगला प्रश्न बोला है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ये भी मोस्ट प्रिवियस प्रश्न, इसको भी आपको याद रखना है कि मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो संतु कर रहा था। कौन कर रहा था? संतु। अगला प्रश्न बोला है ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यतीन्द्र मिश्र की। किसकी है? यतीन्द्र मिश्र की। अगला क्वेश्चन पूछा है अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी यानी रीढ़ होती हैं को क्या कहते हैं? तो वहाँ नाड़ी को क्या कहते हैं? तो राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। अगला प्रश्न बोला है गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो देखिए जाहिर तो गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है गांधी जयंती। अगला प्रश्न बोला है मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपने आप संभाल लेना, यह किसका विचार है? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का। किसका विचार है? महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न बोला है काशी में मरण भी माना गया है। काशी में मरण भी माना गया है तो इसका मतलब है क्या है? मंगल। क्या है माना गया है? मंगल माना गया है। 49 का राइट अगला प्रश्न बोला है तनिक चिल्लाए जरूरी बका बचर बचर। अगला प्रश्न बोला है यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो 49 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, यदा कदा के नाम से। किसके? यदा कदा के नाम से। अगला जो प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है कि मछली जो है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? तो 50 का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी, पिताजी, जो कि मोस्ट प्रिवियस प्रश्न है। तो यहाँ हमारा आज 50 ऑब्जेक्टिव फाइनल हो गया हिंदी का। 50 ऑब्जेक्टिव आपको कल मिलेगा। तो वीडियो को तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।